14 साला देवर हर महीने की आखिरी तारीख को मेरे कमरे में सोने की जिद करता। मैं भी इससे लाड प्यार करती थी, इसलिए शौहर के मना करने पर भी मैं इसे इजाज़त दे देती। लेकिन एक दिन शौहर घर ना था तो मैंने मना करना चाहा, पर वो ना माना। आखिर मैंने पास सुला लिया। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो होश उड़ गए। कुछ रिश्तों को हम इतनी इज्जत देते हैं, पर वो रिश्ते आखिर में हमें ऐसा धोखा दे जाते हैं जो सारी उम्र भूल नहीं सकते। और ये बात मुझे तब समझ आई जब मैंने अपने देवर को देखा। मेरा देवर जो अभी कम उम्र ही था, मुझसे बहुत प्यार करता था और मुझसे बहुत मनूस था। मैं खुद इसे अपने भाइयों की तरह समझती थी। इसकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करती थी। मेरा शौहर अगर इसे डांट देता तो मैं अपने शौहर से नाराज़ हो जाती थी। जब तक मेरा देवर ना मानता, मैं भी अपने शौहर की बात नहीं सुनती थी। मेरा शौहर अक्सर मुझसे शिकवा करता कि तुम मुझसे ज़्यादा मेरे भाई को अहमियत देती हो, और मैं मुस्कुरा देती। मेरा देवर स्कूल जाता था। वो अभी 14-15 साल का था, लेकिन कद में वो मेरे शौहर के बराबर था। इसे पैसों की ज़रूरत होती तो वो अपने भाई के पास नहीं जाता, बल्कि सीधा मेरे पास आता था और आते ही कहता, भाभी इतने पैसे चाहिए, और मैं बिना पूछे इसे पैसे थमा देती। जानती थी बच्चा है, स्कूल जाता है, कल को कॉलेज भी जाएगा। लड़कों के 100 शौक होते हैं, और मैं ये नहीं चाहती थी कि इसे कभी ये महसूस हो कि इसकी इकलौती भाभी ने इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। पर ज़रा तसव्वुर करें कि वही देवर अगर आपके इत्मीनान को ठेस पहुंचा जाए तो आपकी क्या हालत होगी। हाँ बिल्कुल, इंसान सदमे में चला जाता है, और इस दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। और ऐसा क्यों हुआ था वो अब मैं आपको बताती हूँ। मेरा देवर हर महीने की आखिरी तारीख को हमारे कमरे में सोने की जिद करता था, और मैं इसकी बात मान लेती, जबकि मेरे शौहर को गुस्सा आता था। वो कहता कि मियाँ बीवी की कोई प्राइवेसी भी होती है, और अब बड़ा हो गया है, इसे अब जेब नहीं देता कि वो अपने भाई भाभी के कमरे में सोए। लेकिन मैं हंसकर इसकी बात टाल देती और कहती कि कोई बात नहीं, बच्चा है, माँ बाप की कमी महसूस होती है तो हमारे पास आ जाता है। मेरा शौहर अक्सर मुझसे खफा रहता, लेकिन मैं फिर भी अपने देवर की बात मानती और इसे ज़्यादा अहमियत देती। हैरानी की बात यह थी कि जिस दिन देवर हमारे कमरे में सोता, मैं और मेरा शौहर अगले दिन बहुत लेट उठते थे, और हम रात को जल्दी सो जाते थे, फिर भी सुबह लेट उठते थे। इस दिन मेरा शौहर काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया था। महीने की आखिरी तारीख थी। मेरा देवर बाहर से आया, रात का खाना खाया और कहा कि भाभी आज मैंने आपके कमरे में सोना है। आज शौहर भी घर नहीं था। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं देवर को शौहर की गैर मौजूदगी में अपने पास सुलाऊं। मैंने चाय पीते देवर को देखा। पहले जैसा बच्चा नहीं रहा था। मेरे दिल को कुछ हुआ था। मैं इसे फौरी कोई जवाब नहीं दे पाई। वो शायद मेरी परेशानी भांप गया था। तभी बोला कि भाभी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, सोना तो मैंने आपके कमरे में ही है, आखिर आप मेरी माँ जैसी हैं। वो खुश दिली से मुस्कुराया। इसकी बात सुनकर मेरी सारी झिझक दूर हो गई और मैंने इसे अपने कमरे में सोने की इजाज़त दे दी। देवर ने कहा कि अभी आप सो जाएं, मैं कुछ देर तक आता हूँ। मैं अपने कमरे में आ गई। देवर बाहर चला गया। मैंने अपने शौहर से फ़ोन पर बात करना शुरू कर दी, लेकिन मैंने इसे ये नहीं बताया कि देवर आज भी मेरे कमरे में ही सोएगा। तकरीबन 1 घंटे बाद देवर वापस आया तो इसके हाथ में आइसक्रीम थी। वो अपने और मेरे लिए आइसक्रीम प्लेट में डालकर लाया। मैं इस वक्त डाइटिंग पर थी। मैंने देवर की नज़रों से बचकर वो प्लेट बेड के नीचे रख दी और जाहिर किया कि सारी आइसक्रीम खा ली। इसके बाद मैं बेड पर सो गई और देवर सोफे पर लेटा मोबाइल इस्तेमाल करता रहा। रात को अचानक अजीब सी आहट पर मेरी आंख खुल गई। मैंने करवट ली तो जीरो बल्ब की रोशनी में मुझे अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने कोई खड़ा नजर आया था। खौफ से मेरी आंख फट गई। इससे पहले कि मैं शोर मचाती, मैंने इसे पहचान लिया था। वो मेरा देवर था जो मेरे शौहर की वर्दी पहने खड़ा था। मेरा शौहर जेल का सुपरिटेंडेंट था और इस वक्त देवर ने शौहर का यूनिफॉर्म पहन रखा था। मैं झटके से उठ बैठी। आहट पर देवर ने पलट कर देखा तो वो भी साकता रह गया। इसे शायद मेरे जागने की फिक्र थी। वो गड़बड़ा गया। मैंने गुस्से से पूछा कि नबील, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने भाई का यूनिफॉर्म पहनकर कहाँ जा रहे हो? इससे पहले कि मैं मजीद कुछ करती,
देवर ने आगे बढ़कर एक रुमाल मेरे मुंह पर रख दिया। मैंने मज़ाहमत की। थोड़ी ही देर बाद मैं बेहोश हो गई। जब होश आई तो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। मेरा देवर मुझे रस्सियों से बांधकर चला गया। मुझे इसके आखिरी अल्फाज याद थे जो उसने मुझे बेहोश करते वक्त बोले थे कि भाभी, आपकी वजह से मैं अपना प्लान खराब नहीं कर सकता। ये याद करते ही मैं रो पड़ी। मेरा मोबाइल कुछ फासले पर पड़ा बज रहा था। मेरे शौहर का फ़ोन आ रहा था, जबकि मैं इस काबिल नहीं थी कि फ़ोन उठा सकती। मेरे रोने में शिद्दत आ गई कि देवर ने मुझे कैसे धोखा दिया था। जिस भाभी को वो अपनी माँ कहता था, इसी भाभी को रस्सियों से बांधकर चला गया था। सुबह से शाम हो गई। मेरा जिस्म अकड़ चुका था। मैंने हाथ खोलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। मेरा फ़ोन मुसलसल बज रहा था। वैसे मेरा बुरा हाल था। मुझे ये खौफ सता रहा था कि घर में कोई नहीं था। शौहर भी 3-4 दिन का कहकर गया था। अगर वो ना आता और देवर भी ना आता तो मेरी क्या हालत होती। मैं इसी खौफ के ज़ेरे असर थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा झटके से खुला और मेरा शौहर अंदर आया। इसे देखकर पहले तो मुझे यकीन ना आया और फिर मैं रोने लग गई। वो भी कितनी ही देर मुझे हैरत से देखता रहा। फिर आगे बढ़ा और परेशानी से पूछा कि तुम ठीक हो? ये सब किसने किया? मैं रात से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मेरे शौहर ने मुझे रस्सियों से आज़ाद किया और मैं इसे लिपट कर रोने लग गई। उसने पूछा कि ये सब किसने किया, तो मैंने पूरी कहानी सुना दी। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे हाथों में पलकर जवान होने वाला मेरा देवर मुझे ऐसे धोखा देगा। मैं रो रही थी। शौहर ने मेरे आंसू साफ किए और कहा कि मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि मैं रात से तुम्हें फ़ोन कर रहा था पर तुमने फ़ोन नहीं उठाया तो मुझे वापस आना पड़ा। मैं डर गया था कि खुदा न खास्ता कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। फिर शौहर ने मुझे जो बताया उसने मुझे हिला के रख दिया। दरअसल मेरे शौहर को मेरे देवर के नंबर से ही फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाला मेरा देवर नहीं था, कोई और था, और उसका कहना था कि अपने भाई की आफियत चाहते हो और इसे ज़िंदा देखना चाहते हो तो इसे कहो हमारे रास्ते में ना आए। ये सुनकर मैं भी परेशान हो गई। मामला उलझ चुका था। मैं अपने देवर को गलत समझ रही थी जबकि यहाँ कहानी ही कुछ और थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि देवर आपका यूनिफॉर्म पहनकर गया है। सबसे पहले तो आप जेल जाएं और जेल का विजिट करें, वहाँ देखें कि सब खैर खैरियत है ना। मेरे शौहर ने इस बात में सर हिलाया और इसके बाद वो चले गए। 2 घंटे बाद मुझे जो पता चला वो सब सुनकर तो मैं चकरा कर रह गई। मेरा देवर हर महीने की आखिरी तारीख को जेल जाता था और वहाँ के कैदियों को नशा पहुँचाता था और हर वो नाजायज़ चीज़ फराहम करता था जो कैदी कहते थे। जेल का मताहत अमला कुछ इस वजह से भी खामोश था कि नबील सुपरिटेंडेंट का भाई था, और दूसरी बात ये कि मेरे देवर ने सबको खरीद रखा था। वो सबको हर महीने अच्छी खासी रकम देता था और महीने की आखिरी तारीख को मखसूस कैदियों को तमाम नाजायज़ चीज़ें फराहम करता। ये खबर हमारे लिए किसी क़यामत से कम ना थी। भला हमने कब नबील की ऐसी तरबियत की थी कि वो ऐसे काम करे। और अगर मेरा देवर ड्रग्स सप्लाई करता था तो यकीनन वो खुद भी लेता होगा। मेरी तो रूह फना हो रही थी। जिस देवर को मैंने छोटे भाइयों की तरह पाला उसने हमारी मोहब्बत का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया। वो इतने गलत कामों में पड़ गया। या खुदाया, मुझसे कहाँ गलती हो गई देवर की तरबियत में जो वो इस हद तक पहुँच गया था। मैं रोने लगी थी पर फिर जो शौहर ने अगली खबर दी वो मज़ीद हैरान कुन थी। जेल के अमले ने बताया कि पिछली रात मेरा देवर जेल गया तो उसने कैदियों को नशा नहीं दिया और ना कोई और नाजायज़ चीज़ फराहम की थी, बल्कि उसने अमले से कहा था कि आज के बाद इन लोगों को कुछ भी फराहम नहीं करना। वो काफ़ी परेशान था और फिर चला गया और तब से वो गायब था। मैं परेशान हो चुकी थी। ये मामला तो उलझता ही जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था सच क्या था और झूठ क्या था। मेरे शौहर ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपने देवर पर गुस्सा तो बहुत था पर मुझे उसकी खैरियत भी अजीज थी। मैंने नमाज पढ़ी और उसकी सलामती की दुआ करने लगी। वक्त तेजी से गुजर रहा था।
لیکن میرے شوہر کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ میں انتظار میں سلگتی رہی، بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ مجھے تیز بخار تھا اور یہ پوری رات اور سارا دن رسیوں سے بندھے رہنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ میرے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ دل تھا کہ بستر پر لیٹتے ہی سو جاؤں، پر ٹینشن ایسی تھی کہ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ہوتی چلی گئی۔ کوئی پاگلوں کی طرح دروازہ بجا رہا تھا۔ پہلے تو میں ڈر گئی، پر جب میں نے دروازہ کھولا تو دیور کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرے دروازہ کھولتے ہی وہ تیزی سے اندر آیا اور جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جس کا اس نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا، لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ میرا دیور خون سے نہایا ہوا تھا۔ وہ نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی۔ میں نے اس لڑکی کی مدد سے دیور کو اندر بستر پر لٹایا اور ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر نے آ کر دیور کی مرہم پٹی کی۔ وہ لڑکی سوکھے پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ وہ بھی کم عمر ہی تھی، پر اس کے چہرے پر حد سے زیادہ غم اور دکھ تھا۔ دیور اب سکون آور دوا کے نشے میں سو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد شوہر کا فون آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ نبیل پہنچ گیا؟ میں نے کہا جی پہنچ گیا، اور پھر گھنٹے بعد میرا شوہر بھی گھر آ گیا۔ اس دوران میں نے اس لڑکی سے کوئی بات نہ کی۔ وہ کبھی رونے لگتی اور کبھی چپ ہو جاتی۔ وہ بار بار دیور کی پیشانی کو چھو کر دیکھ رہی تھی اور چھوٹی سی آہٹ پر خوف سے کانپنے لگ جاتی۔ جب شوہر گھر آیا تو دیور کی یہ حالت دیکھ کر اس کا غم اور غصے سے برا حال ہو گیا۔ جب میں نے شوہر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ لڑکی نبیل کے سکول کی ہے، وہ اسے پسند کرتا تھا۔ پھر اچانک یہ لڑکی غائب ہو گئی۔ ایک دن ملی تو نبیل نے اسے پکڑ لیا اور پوچھا کہ تم کہاں غائب ہوئی تھی؟ پھر اس لڑکی نے بتایا کہ اسے اغوا کر لیا گیا تھا۔ یہ ڈرگز سپلائی کرنے والا گینگ تھا۔ وہ لڑکی کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھے۔ جب ان لوگوں کو نبیل کا پتہ چلا تو انہوں نے لڑکی کو قید کر لیا اور نبیل سے کہا کہ تم جیل میں موجود ہمارے ساتھیوں کو ان کی ضرورت کی چیز پہنچاؤ گے اور باقی قیدیوں کو منشیات سپلائی کرو گے۔ اور میرا دیور اتنا عقل مند نہیں تھا، وہ ہر مہینے کی آخری تاریخ کو مجھے اور میرے شوہر کو نشہ آور دوا کھلا کر میرے شوہر کی یونیفارم پہن کر جیل جاتا اور ان کا سارا کام کرتا۔ لیکن اب وہ اس کام سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ معصوم لوگوں کو نشے پر نہیں لگانا چاہتا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ گینگ کے لوگ لڑکی کو باہر بھیجنے کے چکر میں تھے تاکہ وہ لڑکی بیرون ملک سمگلنگ کا کام کر سکے۔ جب دیور کو پتہ چلا تو اس نے اس گینگ کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ سب سے پہلے اس نے جیل کے قیدیوں کو سپلائی کا کوئی سامان نہیں بھیجا۔ پھر اس نے پلان بنایا۔ وہ لڑکی کو اس گینگ کے چنگل سے نکال لایا تھا، پر اس میں وہ خود زخمی ہو چکا تھا۔ پر اس سے پہلے پولیس کو گینگ کی ساری معلومات دے دی تھی۔ گینگ اور پولیس کے بیچ زبردست قسم کا تصادم ہوا تھا۔ کچھ کانسٹیبل زخمی بھی ہوئے۔ گینگ کے کئی لوگ پکڑے جا چکے تھے اور کئی بھاگ چکے تھے، اور جبکہ میرا دیور زخمی پڑا تھا، اسے میرے شوہر نے ہی گھر بھیجا تھا۔ یہ کہانی سن کر میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ میرا دیور اس عمر میں بھی کس قدر بلند حوصلے والا تھا، جو اپنی محبت کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور میری تربیت بھی ضائع نہیں گئی تھی کہ اسے جلد ہی غلط کام کا احساس ہو گیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی دیور نے مجھ سے اور میرے شوہر سے رو رو کر معافی مانگی۔ ہم نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا کہ اس کی بیوقوفی سے ہی صحیح، پر ایک بڑا گینگ پکڑا گیا تھا۔ میں اس لڑکی کا ہاتھ دیور کے ہاتھ میں تھماتے اپنے شوہر کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی تھی تاکہ ان دونوں کے نکاح کا انتظام کر سکیں۔ بے شک محبت کی حسین منزل نکاح ہی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔